हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के डे का ये सेकंड वीडियो है। इसलिए प्रीवियस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है वो आवेश और आवेशों के गुण या चार्ज और चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट ये जो है उसमें कुछ सवाल है जो हम लोगों ने पूछ रखे हैं। बार बार ये सवाल रिपीट होते हैं और दूसरे साल तीसरे सवाल इनमें से किसी भी प्रकार का घुमा के सवाल पूछा जा सकता है। तो Q + -m पर आधारित जो है कुछ न्यूमेरिकल हम देखते हैं। या फिर इसमें जो बोर्ड ने सवाल पूछ रखा है, तो पहला सवाल जो मैं लिख रहा हूँ वो यही है कि आवेश क्वांटीकरण की शर्त लिखो। फर्स्ट, राइट चार्ज क्वांटाइजेशन, राइट चार्ज क्वांटाइजेशन कंडीशन। ध्यान रहे दो चीजें, एक लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज पूछी जाती है याद है तो वो लिखिए, नहीं है तो आंसर के तौर पे सीधा सा लिखा जा सकता है Q ± m E। ये आवेश क्वांटीकरण की शर्त है। तो एक क्वेश्चन पूरा हुआ। सेकंड में मैं लिख रहा हूं, जो सवाल दिए जा रहे हैं कि 2 हीलियम-4 नाभिक पर कुल आवेश ज्ञात करो। कुल आवेश ज्ञात करो। हीलियम नाभिक पर कुल आवेश ज्ञात करो। कैलकुलेट टोटल चार्ज एट द हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के ऊपर कुल आवेश का मान निकालो। फॉर्मूला ये रहेगा। सॉल्यूशन में क्या लिखा जा सकता है? सूत्र लगा आपका Q = ±m E। देन बात नाभिक की हो रही, न्यूक्लियस की हो रही है तो नेगेटिव हटा दो, क्योंकि नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे किसी तरीके का कोई आवेश नहीं पाया, यानी कि वो चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है। तो आवेश रहा प्लस का। E की वैल्यू वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होती है, n है आवेशों की संख्या से नंबर ऑफ चार्ज। तो जो हीलियम है, हीलियम में जो 2 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ चार्ज। किसी भी नाभिक का ले लें, यहाँ जो वैल्यू लिखी जाती है या जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वही आपका आवेशों की संख्या होती है। तो आवेशों की संख्या तो होगी 2 नंबर ऑफ चार्ज 2। E की वैल्यू हमें पता है, सोल्व कर ले। तो Q न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया प्लस, m की जगह आ गया 2, E की जगह वैल्यू पुट करो, कितना हुआ 3.2 10⁻⁻19 कूलम। बट कल का जो वीडियो था उसमें आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि चार्ज कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा दशमलव में। तो आप इस दशमलव को यहां से हटा दें। हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, Q = 3.2 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट हटा देता हूं, अपॉन में 10 आ जाएगा, 10 को ऊपर भेजिए, पावर माइनस में और इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो -20 कूलम। ये आपके हीलियम नाभिक पे आने वाले आवेश का मान है, आने वाले चार्ज की वैल्यू है। तो पॉइंट हटा के 10 लिखा, ठीक है। अब इसमें से कुछ सवाल जो है मैं आपको एक और करवा देता हूं न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल एक्चुअली संबंधित है कि जो इलेक्ट्रॉनों का या आवेशों का जो लेन देन हुआ है, गिव एंड टेक की जो बात हुई है, क्या उस आवेशों के लेन देन में उस वस्तु के द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ा है, क्या उसका मास चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लें, उसके
बाद में इसका एक सवाल करवा देता। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। फिलहाल दोनों सिमिलर मास के हैं, दोनों का मास क्या है, सेम है। ए और बी का मान 5-5 ग्राम या 10-10 ग्राम जो भी वेट लेना चाहो, दोनों का सेम मान रहा है। अब हो क्या रहा है कि ए ने कुछ आवेश इसको दे दिया, आवेश का क्या हुआ, स्थानांतरण, या मैं कह देता हूं ट्रांसफर, कि इसने आवेश दिया और इसने लिया। जिसने दिया उसमें कौन सा आवेश आएगा, प्लस का, जिसने लिया उस पर कौन सा आएगा, माइनस का। जिसने दिया उस पे प्लस, जिसने लिया उस पे माइनस, ठीक है। अब ये बता सकते हो कि मास ए का ज्यादा है या मास बी का ज्यादा, द्रव्यमान किसका ज्यादा है, ए का या बी का। तो यहां मैं लिख रहा हूं एम बी इज ग्रेटर देन एम ए, यानी कि बी का द्रव्यमान ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, तुलना में। क्यों होगा भाई, सीधा सा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इलेक्ट्रॉन का अपना भी द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है, 9.1 10 to the power minus 31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास है। तो नो डाउट इतनी जो वैल्यू आपने लिखी है, ये मास क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का है जिसका स्थानांतरण यहाँ पर हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में यहाँ लिख रहा हूँ 9.1 10 to the power minus 31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का या एक आवेश का मान है। इतना आवेश, अब जितने मान लो 10 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका तो 10 कम हो गया भाई, इसका तो 10 रिड्यूस हो गया और इसका 10 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जो पॉजिटिव होगा उसका मास क्या हो जाएगा, कम, और जो नेगेटिव होगा उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी जो मास की कैलकुलेशन है, द्रव्यमान की जो गणना है, वो नगण्य मानी जाती है क्योंकि मास काफी कम है, 10 की का -31 31 माइनस, ये पावर काफी कम होती है, इस कारण हम इसको नेग्लिजिबल मान जाते हैं कि भी मास में चेंज नहीं हुआ, बाकी मास में चेंज होगा। तो द्रव्यमान में चेंज होगा कितना, उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, द्रव्यमान परिवर्तन, मास चेंज, कितना चेंज होगा भाई, सीधा सा एक इलेक्ट्रॉन का मास है me, और जितने ट्रांसफर हुए उससे गुणा कर दो, तो ये मास चेंज को बताने वाला फॉर्मूला हो गया n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेशों की संख्या, नंबर ऑफ चार्ज, और me जो है वो हो जाएगा 9.1 10 to the power minus 31। एक चीज और ध्यान रखिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें कोशिश यही करें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 जो लिखा है 9.1 ना लेकर केवल 9 ले लें। हालांकि जनरली न्यूमेरिकल्स में दे दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10 to the power minus 31। अगर फ्रीडम है, आपको चूज करना है खुद को लिखना हो तो 9 लिखें ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ताकि पॉइंट्स के अंदर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल, आगे चल के चीजें अंडरवुड में आएगी, फिर अंडरवुड में से 9.1 बाहर निकाल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इससे अच्छा अंडरवुड में 9 रहेगा, इजी वे में 3 बाहर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में 9.1 ना लिख के डायरेक्ट आप 9 लिखें, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर मान लो कहीं पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलता है, सॉरी कोई भी पिंड अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा, ये कंफर्म है।
फ्रेंड्स ये तो बात हुई हमारे पास आवेश, आवेशों के गुण और उनसे संबंधित जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे गए हैं। और ये भी पूछ रखा है कि अगर आवेशों के कोई भी 3 गुण लिखिए, तो आप अपनी तरफ से कोई भी फ्रीडम है 6 या 7 जितने पता है उसमें से कोई से भी 3 आप राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। अब जो नेक्स्ट आता है, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब ये आता है कि चार्जेस जो है, अभी तो फिलहाल एक चार्ज की बात हो रही थी, चार्ज जो है वो अगर एक दूसरे के नियरेस्ट रखी जाए, जैसे मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, क्या इन दोनों के बीच किसी तरीके का कोई बल काम करेगा? क्या किसी तरीके का कोई फोर्सेस इनके बीच में लगेगा तो कौन सा होगा, उसकी वैल्यूज क्या होगी, और वो बल किन किन कारकों पे निर्भर करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसका मान चेंज किया जाए, परिवर्तन किया जाए कि बल का मान बदल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आवेशों के मध्य लगने वाले बल की, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस की। लेकिन ध्यान रहे बात वही कर रहा हूं, आवेश ये भी क्या है, स्थिर है, जैसे स्टैटिक आवेश, स्टैटिक चार्जेस मोशन में नहीं है, मोशन में आएंगे तो दूसरे फोर्सेस से इंक्लूड होंगे, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। तो ये चैप्टर केवल और केवल स्थिर विद्युत की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो यहाँ पर आवेश क्या है, स्थिर है। तो स्थिर आवेशों के बीच में, स्टैटिक चार्जेस के बीच में एक फोर्स काम करता है, एक बल काम करता है, उस बल का नाम क्या दिया गया है, वो है कूलॉम बल, कूलॉम फोर्स, जो कि इनके बीच में काम करता है। ये जो कूलॉम बल है, कूलॉम जो फोर्स है, वो 2 स्टैटिक चार्जेस के बीच में वर्क करता है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कंसिडर के लिए हम 2 ले रहे हैं, फिर आगे चल के मल्टीपल में ले लेंगे बहुत ज्यादा। तो आवेशों के बीच जो बल काम कर रहा है वो बल है कूलॉम बल, कूलॉम फोर्स। अब ये कूलॉम फोर्स का जो नेचर होगा, प्रकृति कैसी होगी, क्या ये आवेशों को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, या कोई तीसरा नेचर आ जाता है जैसा कुछ नहीं करेगा, लग तो रहा है। तो जो कूलॉम बल है उसकी प्रकृति आकर्षण की भी हो सकती है, यानी कि ये बल अट्रैक्शन नेचर का भी हो सकता है, ये बल प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन नेचर का भी हो सकता है। तो कूलॉम जो बल लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, यानी कि आकर्षण का भी हो सकता है, और रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण निर्भर किस पे करेंगे कि आपने जो आवेश लिए हैं, जो चार्ज आपने ले रखे हैं, उन चार्जेस का नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, उस पर भी ये निर्भर करेगा। तो हेडिंग आप लगा सकते हो कूलॉम नियम, कूलॉम लॉ, काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें समझ में आएगी तभी आगे चल पाएगा चैप्टर। हालांकि है ये आवेशों से संबंधित ही, तो इनके अकॉर्डिंग किया गया, ये 2 आवेश दिए गए, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। अभी मैं प्लस या माइनस शो नहीं कर रहा, सिंपल बात कर रहे हैं कि इनपे प्लस भी हो सकता है, दोनों पे माइनस भी हो सकता है, एक पे प्लस और एक पे माइनस भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। और दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो है r। तो मैंने क्या माने हैं, 2 चार्ज माने हैं, 2 आवेश लिए, एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों के बीच की दूरी है r, दोनों को मैंने r डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। तो मैंने ये कह दिया इनके बीच में एक बल लगेगा, वो बल आकर्षण का भी हो सकता है, वो बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, निर्भर किस पे करेगा, दोनों आवेशों की प्रकृति के ऊपर, कि दोनों आवेशों का जो नेचर है चार्जेस का वो कैसा है। तो 2 चार्ज मैंने कंसीडर करा है Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, इनके बीच में कूलॉम फोर्स वर्क करेगा, बट दोनों चार्ज स्टैटिक है,
दोनों के दोनों स्थिर अवस्था में माने गए। तो अब हम इसको आगे लिखते हैं और लिखने में क्या लिखा जा रहा है, सबसे पहला कि दोनों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसका मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स बिटवीन चार्जेस आर directly proportional to product of charges। ध्यान रहे चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी है, इसका मतलब केवल और केवल पॉजिटिव है। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मींस दैट F is directly proportional to Q1 Q2 the equation first। अब अगर Q1 Q2 में एक भी अगर पॉइंट वेरी करता है, Q1 वेरी करता है तो भी F बदल जाएगा और Q2 वेरी करेगा तो भी, अगर दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है F भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनमें से एक की वैल्यू कम होती है F भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान रहे क्योंकि माइनर पॉइंट्स है बट आगे चल के न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, सहायता करेंगे आपकी ये चीजें। Q1 Q2 का गुणनफल है, एक वैल्यू बदलते ही F भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या रखा है, सेकेंड पॉइंट में इसका लिख रहा हूं कि बल का मान आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की जो वैल्यू आएगी वो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स is inversely proportional to square of distance between them। यानी कि दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो बल क्या करेगा, दोनों के आवेशों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब F is inversely proportional to R square, this इक्वेशन नंबर 2। तो दो फैक्टर हमारे पास में आए हैं। फर्स्ट कि F is directly proportional to Q1 Q2 और F is inversely proportional to R square। दोनों का मीनिंग समझें। Q1 Q2 को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, बल भी बढ़ जाएगा। Q1 Q2 को डिक्रीज करोगे, घटाओगे, बल भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा है, इनवर्स में है। अगर आप R बढ़ाओगे तो F कम होगा। अगर दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस आप दूरी बढ़ाना चाहोगे तो बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी। हाँ, R को अगर कम कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो तो बल का मान क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। तो ये दो चीजें हमारे पास कूलॉम नियम में है। पहली कि बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और दूसरा है कि बल का जो मान होगा वो मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देता हूं 1 और 2 को। समीकरण 1 व 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक में जो था वो तो वैल्यू ये थी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2। तो मैं यहां लिख सकता हूं f, दोनों को अगर कंबाइन किया जाए फॉर्मूला बनेगा ये f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, एक कांस्टेंट काम में लिया जा रहा है k, q1 q2 बाय r स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले से दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। q1 q2 चार्जेस की वैल्यू है जो गिवन होगी, r दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो गिवन होगी। हाँ, k मैं बता देता हूँ कांस्टेंट होता है, क्या है वो भी बता दिया जाए। तो ये जो f है यही बल है जिसका नाम दिया जा रहा है कूलॉम बल, कूलॉम फोर्स। ये कूलॉम फोर्स है फिजिकल k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें क्या है q1 एंड q2, ये तो हो गए दोनों आवेश यानी कि चार्ज। r जो है वो आवेशों के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और k जो है ये कहलाता है पराविद्युतांक, एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रहे इस k की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। हम जो बात करना चाह रहे हैं फिलहाल वो k वायु के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए है, निर्वात या वायु के लिए। उसका जो मान है k 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये k की वैल्यू है। न्यूमेरिकल में याद रखनी पड़ेगी, तीन नहीं जाएंगी। कैपिटल T 9×10⁹, ये है आपका पराविद्युतांक, किसकी उपस्थिति में, वायु या निर्वात की उपस्थिति में। तो ये कूलॉम बल का सूत्र है, आगे चल के ये न्यूमेरिकल काम आएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एक सवाल और आता है कि सर आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन का कैसे पता लगेगा? तो ये जो f आएगा, f की न्यूमेरिकल कोई ना कोई वैल्यू आएगी सोल्व होने के बाद, वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। मान लो आपने f सोल्व किया और आपका f आ गया मान 50 न्यूटन, तो इसका मतलब दोनों आवेशों के बीच में जो बल काम कर रहा है वो प्रतिकर्षण का है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन नेचर का है। और अगर मान लो यही f जो है वो माइनस में आ जाता तो आप इसको क्या कह सकते थे, इन दोनों के बीच में आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो F का जो सिंबल आएगा, आगे की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, उस बात पे निर्भर करेगा कि आपका जो बल लगने वाला बल है वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब प्रतिकर्षण रिपल्सन का है, और F का मान अगर मान लो नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब लगने वाला बल कौन सा है, आकर्षण बल है।
अब इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। k की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻9 है। कई जगह k को ये भी लिख रखा है कि ये जो k है ये जो k है इसको किस तरीके से भी कई जगह लिखा गया है k is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन बोला जाता है इसको, जो लिखा है नीचे में, ये कंफ्यूज ना हो। कई जगह ये भी लिखा है k is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन। ये भी कभी कभार काम में लेनी है, जब कहीं ऊपर एप्सिलॉन नोट आ जाए तो काटने में इजी हो जाएगा। बाकी k की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये एप्सिलॉन नोट एक्चुअल में विद्युतशीलता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। विद्युतशीलता है यानी कि कोई भी मीडियम जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर सकता है, विद्युत बल रेखाओं को गुजरने की अनुमति देता है, वो कहलाती है इसकी एप्सिलॉन, जो यहाँ मैंने लिखी है। ठीक है, थैंक यू।